हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है वेदर एबरेशंस, और जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा वेदर फॉरकास्टिंग। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक यानी वेदर एबरेशंस के बारे में। वेदर एबरेशंस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन द वेदर, और जो नॉर्मल वेदर होता है उनमें कुछ चेंजेस। इन चेंजेस को हम डायरेक्ट चेंजेस में नहीं कहते हैं, ये क्या होता है, एबनॉर्मल चेंजेस होती हैं। एबनॉर्मल मतलब एकाएक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारा रेगुलर वेदर पैटर्न है और जो रेगुलर वेदर है उनसे वो चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑपोजिट हो रही हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स जो मेन हम टॉपिक्स वेदर एबरेशंस के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट वेदर एबरेशन यानी ड्रॉट, और जो सेकंड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्लड के बारे में। तो ड्रॉट, सबसे पहला टॉपिक है ड्रॉट। तो ड्रॉट का मतलब हम हिंदी में किसको बोलते हैं? सूखा आ जाना, ठीक है। सूखा मतलब क्या हो गया? वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ दी वाटर है, या फिर कह सकते हैं इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है। तो अब जो इन्वायरमेंट है उसमें जो वाटर का सप्लाई है वो किस तरीके से होता है? रेनफॉल के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में। तो बहुत सारा सोर्स है जिसके वजह से हमारे सॉइल में, हम बेसिकली ड्रॉट कहाँ देखते हैं? सॉइल में देखते हैं। एयर भी ड्राई होती है, लेकिन वो सॉइल मॉइस्चर की वजह से ही, अगर सॉइल मॉइस्चर कम है तो एयर भी क्या होगी? ड्राई होगी। क्योंकि जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो सन रेज की वजह से बढ़ जाता है, और उसी सन रेज की वजह से जो सरफेस ड्राई हो गया, हीट अप हो गया है, उसकी वजह से एयर भी ड्राई हो जाती है। तो ओवरऑल जो ड्रॉट है हम वो कहाँ पढ़ते हैं? सॉइल में पढ़ते हैं, यानी कह सकते हैं सॉइल सरफेस पे पढ़ते हैं। वहीं पे हम देखते हैं इनसफिशिएंट ऑफ वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। और मैंने वाटर के सोर्सेज बता दिए। तो जो ड्रॉट टर्म है उसको हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम कह सकते हैं कि इट इज अ कंडीशन अंडर विच द क्रॉप फेल्स टू मैच्योर, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? क्रॉप फेल्स टू मैच्योर। ऐसा नहीं कि क्रॉप स्टेब्लिशमेंट में क्रॉप स्टैब्लिश कर चुका है, लेकिन क्योंकि देखो फूड और थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जब वो सीड जो क्या करे, डोरमेंसी को तोड़ के जर्मिनेट करे, तो उतना तक तो हो जाएगा क्रॉप, लेकिन आगे मैच्योर नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेन्स। वहाँ पे रेनफॉल या फिर इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। इवन इरिगेशन नहीं कहेंगे, इरिगेशन हम तभी देते हैं जब इनसफिशिएंट वाटर होता है वहाँ पे। इसीलिए हम कहेंगे कि जब वहाँ पे इनसफिशिएंट रेन है या फिर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? ड्रॉट कहेंगे। और वो क्या करेगा? क्रॉप को मैच्योर होने से रोकेगा। सेकेंड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इट इज अ सिचुएशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन बाय द क्रॉप प्लांट्स इज इन अ डिफाइंड एरिया एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल। इस इतने बड़े सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि ऐसा सिचुएशन जिसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट रिक्वायर कर रहा है ट्रांसपिरेशन के लिए और इवेपोरेशन के लिए, उसका जो रेट हो, मतलब ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का जो रेट हो प्लांट का, वो बढ़ जाए, ठीक है। मतलब जो यूजेज है वाटर का बढ़ जाए ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में, लेकिन जो अवेलेबल मॉइस्चर हो सॉइल में वो कम पड़ जाए। मतलब यूजेज ज़्यादा और जो हमें इनपुट देना है प्लांट को वो कम, तो क्या होगा? पानी की कमी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। थर्ड क्या हो सकता है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रेसिपिटेशन। नो प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, ड्यू और स्नो जो भी कंसिडर कर रहे हैं, जो भी वाटर के सोर्सेज हैं जो हमें एटमोसफेयर से मिलता है, वो सारा क्या हो जाए? रुक जाए, या फिर एकदम लोएस्ट वैल्यू पे चली जाए, ठीक है। ए सिचुएशन ऑफ नो प्रेसिपिटेशन इन अ रेनी सीजन for more than 15 days continuously. Such length of non-rainy days can be called as dry spells. कहने का मतलब यह है कि dry spells जब आए रेनी सीजन में तो वो भी ड्रॉट का कंडीशन होता है, यानी वो भी ड्रॉट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो ड्राई स्पेल्स होती हैं मोर देन 15 डेज के लिए होती हैं, ठीक है, या फिर मिनिमम कह सकते हैं 15 डेज के लिए होती हैं। अभी जो ड्रॉट है उसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। किस बेसिस पे? उसके नेचर ऑफ इम्पैक्ट, और दूसरा स्पेशल एक्सटेंट, मतलब कितने एरिया तक फैला हुआ है, किस एरिया तक फैला हुआ है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके का है, मतलब वो जो इम्पैक्ट है वो किस नेचर का है। सबसे पहला जो इसमें टाइप आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट में वो होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेट्रोलॉजी से कुछ इफेक्ट होगा। तो इसमें क्या होता है? इफ द एनुअल रेनफॉल इज सिग्निफिकेंटली शॉर्ट, ठीक है, मतलब जो एवरेज रेनफॉल है एनुअल वो कम हो जाए बाई 75%, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड जो रेनफॉल है उससे 75% क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। और ओवर ए वाइड एरिया होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। इन एवरी स्टेट
ईच रीजन रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। हम जानते हैं कि हर स्टेट में कुछ जो स्पेसिफिक रीजन है वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता ही है। दिस इज द बेसिस फॉर प्लानिंग द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दैट रीजन और एरिया। कहने का मतलब है कि उसी एरिया के हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट या फिर मेट्रोलॉजी के ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह का क्रॉप लगाना है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। जो सेकंड है वो है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ वाटर का इफेक्ट, मतलब वाटर इन द सेंस कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं या फिर जो सोर्सेज हैं वाटर का, वहाँ पे कुछ कमी हो जाए। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तब आएगा, ये ऐसा सिचुएशन है इन विच द हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, वेल्स और जो भी मतलब जो हमारे वाटर के सोर्सेज जिनसे हम क्रॉप को पानी देते हैं वो ड्राई अप हो जाए। ठीक है, उनका जो वाटर सरफेस पे जो वाटर अवेलेबल है उनका जो लेवल है वो क्या हो जाए, डिप्लीट हो जाए, कम हो जाए। जो ग्राउंड वाटर लेवल है या फिर ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी क्या हो जाए, डिप्लीट हो जाए, यानी कम हो जाए। ठीक है, जो इंडस्ट्री पावर जनरेशन और अदर इनकम सोर्स है जिनका मतलब इन्हीं सोर्सेज से, ठीक है, वो भी इफेक्ट होती है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट से। ठीक है, सिर्फ प्लांट नहीं, कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है जो भी इंडस्ट्री इस पे डिपेंड करती हैं, जैसे पावर जनरेशन वाली हो गई, ठीक है, वो सारे भी इफेक्ट होंगी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से। ठीक है, इफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इज सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्ड, अगर जो हमने पहला पढ़ा है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, अगर वो लंबा समय तक चला जाता है तो वो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ड्रॉट का वो है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जिस पे हमें इंपॉर्टेंट फोकस करना है। ठीक है, मेन हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें एग्रीकल्चर ड्रॉट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इज़ डेवलप फ्रॉम इनएडिक्वेट रेनफॉल एंड फॉलोड बाई सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट। कहने का मतलब है कि ये जो एग्रीकल्चर ड्रॉट है हमें मेन कहाँ पे चाहिए, सॉइल मॉइस्चर जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। तो क्या हो रहा है एग्रीकल्चर ड्रॉट में, ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें इनएडिक्वेट रेनफॉल तो हुआ, मतलब बारिश भी कम हुई है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, जो सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी डेफिसिट हो गया, कम हो गया। ठीक है, मतलब जैसे कह सकते हैं समर सीजन में क्या था, ऑलरेडी सॉइल मॉइस्चर कम था। अब जो रेनी सीजन आ रहा है, रेनी सीजन में रेनफॉल होना चाहिए लेकिन वहाँ पे इनएडिक्वेट हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर ड्रॉट होगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल मॉइस्चर हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और वो जो प्लांट का जो डिमांड है वाटर का उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो क्या हो जाता है, कम रह जाता है। ठीक है, सिंस द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल टू ए क्रॉप इज इनसफिशिएंट इफ इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड फाइनली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ यील्ड। कहने का मतलब है कि जब ग्रोथ कम होगी तो यील्ड भी क्या होगा, कम होगा। अब इसको हम कह सकते हैं जो ये हमारा एग्रीकल्चर ड्रॉट है इसका ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन ड्रॉट और लेट सीजन ड्रॉट। ये क्रॉप के बेसिस पे है, अगर क्रॉप हमने जब लगाया है वो उसके सीजन के स्टार्टिंग में ही ड्रॉट अगर आ गया तो अर्ली सीजन ड्रॉट, अगर मिड में आता है तो मिड सीजन ड्रॉट, और अगर लेट में जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो रहा है वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है तो वो लेट सीजन ड्रॉट कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो थर्ड है मैंने बताया है, जो एग्रीकल्चर ड्रॉट है उसको मैं अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये मैप देखो इंडिया का, इस मैप से मैंने कोशिश करी है रिप्रेजेंट करने की कि कौन कौन सा एरिया जो है जो रेगुलरली इंडिया में एवरी ईयर ड्रॉट को फेस करता है। तो आप मैक्सिमम एरिया जो देखोगे वो है राजस्थान का, हम जानते हैं कि वहाँ पे जो सॉइल भी है वो सैंडी सॉइल है और वो ड्राई कंडीशन होता है। ठीक है, गुजरात का मैक्सिमम एरिया, ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ आप देखो आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे कर्नाटका, तो बहुत सारे रीजन्स जो हैं जो रेगुलरली ड्रॉट को फेस करते हैं। ठीक है, कुछ रीजन वेस्ट बंगाल का भी है, कुछ बिहार का रीजन है, कुछ झारखंड का रीजन है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो रेगुलरली ड्रॉट को फेस करते हैं इंडिया में। तो ये फर्स्ट जो था वेदर एब्रेशन था। अब जो सेकंड है वो है फ्लड। तो फ्लड बेसिकली क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ड्रॉट। अभी क्या हुआ है कि जो सॉइल मॉइस्चर है और जो रेनफॉल है वो कम हो गया है किसी स्पेसिफिक एरिया में। अब क्या होगा, जो वाटर अवेलेबल है सॉइल में वो बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए, जिसकी वजह से भी प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाए, कम हो जाए, और वहाँ पे हजार्डस कंडीशन हो जाए उस एरिया में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। ठीक है, अब फ्लड का डेफिनेशन देखते हैं। ईयर्स इन विच एक्चुअल रेनफॉल इज अबव द नॉर्मल बाई ट्वाइस द मीन डेविएशन और मोर इज डिफाइंड एज ईयर्स ऑफ फ्लड और एक्सेसिव रेनफॉल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फ्लड क्या है, जिसमें वाटर जो हो नॉर्मल से ज़्यादा और या फिर उसके मीन जो वैल्यू है उससे क्या हो जाए,
डबल या ट्रिपल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड कंडीशन कहते हैं। इसका सिंपल रीज़न है एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो सारे जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं वो फुल हो जाएंगे, चाहे वो हमारे लेक हो चाहे वो रिवर्स हो, ठीक है। और डैम एक लेवल तक ही वाटर को कंट्रोल कर सकता है, फिर हमें डैम ओपन करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजन में क्या होता है, हमारा फ्लड कंडीशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ड्रॉट होता है, उसका हम डेफिनेशन क्या देते हैं कि एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाए, तो यहाँ पे एक्सेसिव क्या हो जाएगा, मतलब एक्सेसिव वहाँ पे क्या हो जाता था कि डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेसिव ऑफ रेनफॉल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके ड्रॉट का क्लासिफिकेशन है उसी तरीके से फ्लड भी जो है वो सिचुएशन पे वेरी करता है, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज हो सकती हैं फ्लड के। सम ऑफ द फ्लड ईयर्स जो हैं उनको उनके डैमेज के वजह से याद रखते हैं कि हाँ इस फ्लड, जैसे बहुत सारे फ्लड को नेम भी देते हैं, ठीक है, बिहार फ्लड हो गया, ठीक है, बहुत उस तरीके से हम बहुत नेमिंग करते हैं फ्लड को। तो उनका जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो भी उनके स्पेशियल डैमेज, उसने स्पेस को कहाँ कितना डैमेज किया है, हाई टू लो, इंटेंस या फिर, ठीक है, उस तरीके से हम इनका नेमिंग भी करते हैं। इंडिया तो एक प्रोन कंट्री है रेनफॉल को लेके या फिर फ्लड को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, जैसे मिज़ोरम हो गया, ठीक है, बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर जो है रेनफॉल में रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में तो हमने बहुत टाइम देखा है कि जो फ्लड है वो इंडिया में बहुत इंटेंसिटी के साथ, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट आता है। जैसे ना हमने 1878 में देखा है, 72 में देखा है, 1917 में, 33, 42, तो बहुत सारे। और इन रिसेंट ईयर में हमने 2-3 साल पहले देखा था कि बिहार में बहुत, और केरल में, कर्नाटक में बहुत फ्लड आया हुआ था, ठीक है। तो फ्लड जो है बहुत फ्रीक्वेंट है, और इस मैप से मैंने कोशिश करी है कि आपको वो एरिया दिखाऊं जहाँ पे जो फ्लड है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आता है। तो आप यहाँ देख रहे होगे बिहार का जो अपर रीजन है वहाँ पे फ्लड जो है बहुत फ्रीक्वेंट आती है। उत्तर प्रदेश का रीजन है, पंजाब में, ठीक है, गुजरात के कुछ रीजन में, और ये जो आप नॉर्थ ईस्ट साइड देख रहे हो वहाँ पे भी जो फ्लड है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेदर फॉरकास्टिंग। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग से जानना चाहूँगा, अगर किसी को इसका आंसर पता है, कि जो हमारे देश में वेदर फॉरकास्टिंग की जो कमिटी है या फिर जो जो बॉडी जो वेदर फॉरकास्टिंग करती है रेगुलर ऑन फॉर फार्मर्स, और जो फॉर फार्मर्स कह सकते हैं या फिर जो भी हमारे एविएशन के लिए, वो कौन सी बॉडी है, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलते हैं वेदर फॉरकास्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है, फॉरकास्टिंग मतलब किसी चीज़ को इन एडवांस में क्लियर कर देना, बता देना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरकास्ट करना, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में पहले बता देना, तो यहाँ पे वेदर के बारे में पहले बताना, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आता है क्लाइमेटिक नॉर्मल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग टर्म्स हैं। वेदर मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक रीजन, एक छोटे से रीजन में जो टेम्परेचर का कंडीशन है, जो प्रेशर का कंडीशन है, उन सब ये सारे जो वेदर एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम रीड करें तो वो बताता है उस रीजन के वेदर के बारे में। और वो वेदर कंडीशंस लंबे समय के लिए अगर किसी रीजन में सेम रहते हैं तो वो वहाँ का क्लाइमेट कहला जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक नॉर्मल्स का मतलब क्या हुआ, क्लाइमेटिक नॉर्मल्स आर द एवरेज वैल्यू। वो क्या है, एक एवरेज वैल्यू है, बहुत लॉन्ग टर्म में देखा गया है, 30 ईयर्स तक इसको रीड किया जाता है फॉर ए पार्टिकुलर वेदर एलिमेंट, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं, एक वेदर एलिमेंट है टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को 30 ईयर तक रीड करते हैं किसी रीजन में, तो उसका जो एवरेज वैल्यू है वो उस जगह क्लाइमेटिक नॉर्मल कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ, इस टेम्परेचर में, मतलब अभी कंडीशन में जो टेम्परेचर है एवरेज वो 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड है मिनिमम, ठीक है। तो ये बहुत टाइम से, अभी हम ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन दिल्ली का ऐसा ही है, रीज़न है कि हमने जो पास्ट ईयर्स में जो इनके रिकॉर्ड देखे हैं, 30 ईयर्स अप्रॉक्स जो वेदर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है या फिर क्लाइमेटिक नॉर्मल्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, तो उसमें देखा गया कि जो एवरेज टेम्परेचर है मिनिमम वो 3 to 4 डिग्री या फिर 3 to 8 डिग्री ये ही वेरी करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक नॉर्मल। अभी जो टाइम पीरियड है वो वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। द क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी जो है वो सारा किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक नॉर्मल पे डिपेंड करता है किसी भी जगह का, ठीक है। अगर दिल्ली के लिए बात करें तो दिल्ली के लिए, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक नॉर्मल है उसी पे डिपेंड करेगा कि हम वहाँ पे क्रॉप किस तरीके का लगाएंगे, कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। If the crops are selected for cultivation based on the optimum climatic requirement, it is likely that the crop production may be maximized। कहने का मतलब है, हम क्लाइमेटिक नॉर्मल्स के बेसिस पे अगर हम क्रॉप्स को अगर लगाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब जो वेदर फॉरकास्टिंग सर्विसेज हैं वो किस किस एरिया में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक
चार्ट दिया है जिससे आप इसको समझ सकते हो, या फिर एक डायग्राम दिया है जिससे आप समझ सकते हो कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग सर्विसेज का यूज़ किया जाता है। कुछ को मैं बता देता हूँ, जैसे आप डिफेंस सर्विसेज में, ठीक है, हम जानते हैं गवर्नमेंट एंड पोस्ट ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, अगर जो माउंटेनिंग कर रहा है उनके लिए, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए में चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चार्ट को एक बार पढ़ जाना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग सर्विसेज कौन कौन से सेक्टर में यूज़ की जाती है उनके बारे में बताया गया है। अब जो हमारा जो सेकंड और नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। वेदर फॉरकास्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने तो बता दिया वेदर फॉरकास्टिंग क्या है, तो एक बार वेदर फॉरकास्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। वेदर फॉरकास्ट क्या है? द प्रेडिक्शन ऑफ द वेदर फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, इसको ही हम क्या कहते हैं? वेदर फॉरकास्ट कहते हैं। कहने का मतलब है कि वेदर फॉरकास्ट मतलब क्या हो गया, हम वेदर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपकमिंग कुछ दिनों के लिए, इसको ही हम वेदर फॉरकास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट हम क्यों करते हैं? बेसिकली वेदर फॉरकास्ट जो है मेनी सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होने वाला है उसके बारे में पहले ही हमें बता सकता है कि ऐसा होने वाला है, तो हमें लॉसेस जो हैं सोशली और इकोनॉमिकली कम होंगी, ठीक है। ये जो है वेदर है वो एक एलिमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है वेदर फॉरकास्टिंग करना, ठीक है। ये किसी वेदर एब्रेशंस के बारे में बता सकता है कि आगे कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर कोई लॉसेस ना हो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, या फिर हमारा इकोनॉमिकली ज़्यादा हम किसी चीज़ से हमें लॉस ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हैं हमें वेदर फॉरकास्ट करना चाहिए, या फिर इसीलिए वेदर फॉरकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं इनको चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जानते हो जो भी ओपन चीज़ें हैं या फिर जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में, आप उनको जानते हो, ठीक है। अब जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो है ये चार्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्टिंग अगर शॉर्ट टाइम के लिए किया जा रहा है, मीडियम टाइम के लिए किया जा रहा है, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए किया जा रहा है, मतलब वैलिडिटी पीरियड के बेसिस पे जो वेदर फॉरकास्टिंग है उसके टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है, या फिर एक नाउ कास्टिंग कहते हैं। शॉर्ट रेंज के लिए कहने का मतलब है कि उसका जो वैलिडिटी ड्यूरेशन है अप टू 72 आवर्स, यानी 3 डेज, ठीक है। और नाउ कास्टिंग मतलब अपकमिंग 2 to 3 आवर्स के लिए, ठीक है। इसका मेन यूज़ कौन करता है? फार्मर्स, मैरीन एजेंसीज, या फिर एविएशन, ठीक है, इनमें यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली प्रेडिक्शन जो है रेनफॉल का करते हैं। हेवी रेनफॉल तो नहीं होने वाला है, हीट और कोल्ड वेव्स तो नहीं आने वाली हैं, ठीक है। थंडर स्टॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और दूसरा आता है वेरी शॉर्ट रेंज, यानी हर 12 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट रेंज के लिए की जाती हैं, ठीक है। और जो सेकंड है वो है मीडियम रेंज। आप सेकंड रो में देखो मीडियम रेंज, इसमें क्या होता है कि बियॉन्ड 3 डेज और अप टू 10 डेज, कहने मतलब 3 दिन और से 10 दिन के बीच के मतलब तक का फोरकास्टिंग हम करते हैं इसमें। ये बेसिकली फार्मर्स को हेल्प करता है कि अपकमिंग 15 डेज में जब हमारी फ्लावरिंग होने वाली होगी तब रेनफॉल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। मेनली हम रेनफॉल और टेम्परेचर का ही मीडियम रेंज में फोरकास्टिंग करते हैं, जो कि फार्मर्स को यूज़ करना है, तो फार्मर्स को इन चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा, तो इनके बारे में बेसिकली फोरकास्टिंग करते हैं। और लॉन्ग रेंज क्या है? बियॉन्ड 10 डेज अप टू अ मंथ और अ सीजन, कंप्लीट सीजन का फोरकास्टिंग करना, मंथ के लिए करना। जैसे हम सुनते हैं ना कि इस बार मानसून में रेनफॉल अच्छी होने वाली है, तो ये लॉन्ग रेंज हो गया। मानसून के लिए जो आता है हमारे 1.5 महीने 2 महीने के लिए होती है, तो ये लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दिस फॉरकास्टिंग इज टू प्रोवाइड फॉर इंडियन मानसून रेनफॉल, ठीक है। द आउटलुक्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन। कहने का मतलब है हर कोई भी चेंजेस हैं तो नॉर्मल जो हमारा कंडीशन है उससे कितना डेविएट कर रहा है, इन सब चीज़ के बारे में हम लॉन्ग रेंज ऑफ वेदर फॉरकास्ट में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एक साइनॉप्टिक चार्ट के बारे में। साइनॉप्टिक चार्ट क्या होता है? हम जैसे जानते हैं कि जो हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डेटा है वो क्या है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कलेक्ट किया जाता है और कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हम उसको कलेक्ट करते रहते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए कलेक्ट कौन कर रहा है? टेलीकॉम चैनल्स कलेक्ट कर रही हैं। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि देखो हर मिनट हमें वेदर डेटा मिल रहा है, तो उसको एक्सेस करना और एनालाइज करना, उतने बड़े डेटा को एनालाइज करना, उसको तरीके से प्रेजेंट करना, किसी को समझाना, इस पर्पस के लिए हम एक ना मैप बनाते हैं, ठीक है। हम एक मैप को प्लॉट करते हैं जिसपे हम बहुत सारे वेदर कोड्स को लिखते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? साइनैप्टिक मैप्स और साइनैप्टिक चार्ट्स,
ठीक है। जो साइनेप्टिक चार्ट होता है वो डिस्प्ले करता है वेदर कंडीशंस को, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम का होता है और एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जो साइनेप्टिक जो चार्ट्स हैं वो डिफरेंट साइनोप्टिक आवर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी 00 यानी एग्जैक्ट 12 बजे सुबह के, मतलब 12 AM के लिए, फिर 3 AM, फिर 6 AM, फिर 9 AM, फिर 12 PM, उसके बाद 3 PM, फिर 6 PM, ऐसे करके इनको हम साइनेप्टिक आवर्स बोलते हैं, 3 आवर्स में। ठीक है। ये क्या बताता है? प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ड्यू पॉइंट, क्लाउड्स, विंड्स, ठीक है, और प्रेजेंट और पास्ट वेदर के बारे में भी बताता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो टाइमिंग है वो हम GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम नहीं यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग UTC यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। द अपर एयर चार्ट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट स्टैंडर्ड प्रेशर लेवल्स। कहने का मतलब है जो एयर का जो हम ये बताते हैं प्रेशर वगैरह, तो वो भी क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर लेवल्स में ही बताते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट है, मतलब कहने का मतलब है जो कि डिफरेंट है डिफरेंट हाइट्स के लिए। ठीक है। इसीलिए मतलब बेसिकली आपको साइनेप्टिक चार्ट्स का मतलब पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इनमें क्या क्या साइनेप्टिक चार्ट बना रहे हैं, तो उनमें भी हम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि एक चार्ट है जिसमें हम बहुत सारे डेटा को फीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशंस यानी हम कह सकते हैं कि हम वहाँ पे जो है एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स को या फिर सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, ताकि बहुत सारे वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे आप इस चार्ट में ध्यान दो, जो लेफ्ट कॉलम है वो है सिम्बल्स का, और जो राइट कॉलम है वो है वेदर एलिमेंट्स का। ठीक है। नैरो ब्लैक लाइंस, नैरो ब्लैक लाइंस क्या है? एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करेगा आइसोबार्स यानी प्रेशर्स। ठीक है। नंबर्स एट द एंड ऑफ आइसोबार्स प्रेशर वैल्यूज बता रहा है। ठीक है। सेटिंग, कहीं पे अगर सेटिंग किया हुआ है तो प्रेसिपिटेशन को बता रहा है। एरोज यानी विंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फेदर्स इन द एरोज विंड वेलोसिटी। ठीक है। स्मॉल सर्कल्स विद शेडिंग अमाउंट ऑफ क्लाउड्स, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप ये चार्ट भी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, यानी ये जो है सिनेप्टिक चार्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब जो एक नेक्स्ट और डायग्राम है, इसमें आप जूम करके देखो इसको, ये बेसिकली क्या है, ये आपको रिप्रेजेंट मतलब एक सैम्पल मैंने बताया है जिसमें आपको डेली वेदर रिपोर्ट दिखाया गया है इंडिया के मैप का। ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपको इस तरीके से देखो, आप AGT, IMP और सर्कल्स किए हुए हैं, वहाँ पे ब्लैक शेडेड एरियाज़ हैं, बहुत सारे सर्कल्स बनाए हुए हैं। तो वो क्या है? ठीक है। जहाँ पे वाइट सर्कल है, कंप्लीट वाइट सर्कल है, तो आप उसमें देखो, यहाँ पे वाइट सर्कल, यहाँ पे देखो क्लियर स्काई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसमें जरा भी, जैसे ये देखो आप ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे ये वाला कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, मतलब जहाँ पे कंप्लीट ब्लैक है वहाँ पे रेनफॉल, तो ये सारे क्या हैं, वो एक एवरेज कंडीशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और जो राइट साइड वाला है ये, इसमें जितने भी हमारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, साइनेप्टिक चार्ट्स में, उनको बताया गया है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेदर कैलेंडर। ठीक है। वेदर कैलेंडर एक इम्पॉर्टेंट कैलेंडर है। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये फार्मर्स को हेल्प करता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फार्मर्स विथ एन एफिशिएंट वेदर सर्विस, इट इज़ एसेंशियल दैट द वेदर फोरकास्टर्स शुड बी फैमिलियर विद द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द पार्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक जोन। कहने का मतलब है वेदर कैलेंडर जो है ऐसा कैलेंडर है जो आके वेदर के बारे में बताएगा कि इस डेट को ऐसा होना है। तो ये फार्मर्स को बहुत हेल्प करता है। ठीक है। और ये एफिशिएंट वेदर सर्विस देने के लिए जो भी एक कैलेंडर बनाते हैं, तो उन वेदर फोरकास्टर जो कैलेंडर बना रहे हैं उनको वेदर फोरकास्टर बोलेंगे। उनको पता होना चाहिए कि हम जिस रीजन का हम फोरकास्ट कर रहे हैं उस रीजन में जो फार्मर्स हैं वो किस तरीके के क्रॉप को लगाते हैं। द टाइप ऑफ फोर वार्निंग्स मतलब जो पहले वार्निंग दी जाती है कि हैवी रेनफॉल या फिर थंडर आने वाला है या फिर कोई टॉर्नेडो आने वाला है, उन सब चीज़ के बारे में जो पहले बताता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर वार्निंग्स कहते हैं। ठीक है। द टाइप ऑफ फोर वार्निंग्स टू बी गिवन डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ क्रॉप। In case of farmers, they should become familiar with the weather bulletins and learn how to interpret। कहने का मतलब है कि उनको रेगुलर वेदर बुलेटिन्स बतानी पड़ती हैं, और जो फार्मर्स हैं उनको भी वो पता होना चाहिए कि उनको उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। मतलब अगर ऐसे चीज़ें बताई जा रही हैं तो उनको क्या समझना है और कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, वो सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। ठीक है। टू मीट द अबव रिक्वायरमेंट, द डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैज़ बीन condensed by the IMD and presented in the pictorial form known as crop weather calendar। IMD क्या है यहाँ पे?
IMD होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये उसका आंसर है, फिर भी आप कोशिश करना कि आप कमेंट सेक्शन में खुद से आंसर करो उसका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो IMD से पिक्चोरियल फॉर्म में क्रॉप वेदर कैलेंडर को मांगता है या फिर बनाया जाता है, जिस कैलेंडर में 3 पार्ट होता है, बॉटम पार्ट, मिडिल पार्ट और टॉप पार्ट। ठीक है, बॉटम पार्ट जो है वो प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्रॉप और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिनोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ द क्रॉप एंड द मंथ्स। कहने का मतलब है वो बेसिकली जो बॉटम पार्ट है वो क्रॉप के स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी क्रॉप के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो मिडिल पार्ट है गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नॉर्मल वेदर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ग्रोथ। जो मिडिल पार्ट है वो ये बता रहा है कि उस क्रॉप का जो नॉर्मल कंडीशन होगा क्या होना चाहिए उसके बारे में बताएगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, रेनी डेज, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग जो हमारा मिडिल पार्ट है उसको भी डिफरेंट सेक्शंस में बांटा गया है। ठीक है, और जो लास्ट है वो है टॉप पार्ट, जो कि इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग वेदर एबनॉर्मलिटीज़ और टू टेक दी प्रिकॉशनरी मेजर्स। इन सब के बारे में वेदर कैलेंडर में लिखा होता है, बताया गया रहता है। टॉप पार्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू ड्राई स्पेल्स लेंथ, यानी जो ड्राई स्पेल है यानी जो 15 डेज का बताया था। ठीक है, तो ड्राई स्पेल का लेंथ कितना है, हाई विंड्स, हेवी रेनफॉल और क्लाउडी वेदर, यानी जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसके बारे में हमें पता चलता है टॉप पार्ट से। तो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ परेशानी है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे आके पूछो, या फिर डायरेक्ट आप हमें मेल भी कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो। इवन इस लेक्चर या फिर आपको कुछ इस चैनल से शिकायत हो, आप कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो आप ओपनली हमें हमारे चैनल पे आके मेल कर सकते हो। हमने अपनी मेल आईडी अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे रखी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, गो फॉर एग्रीकल्चर। अगर किसी को भी इस लेक्चर की PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकता है। गाइज, आज के लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए और जो बच्चे जो आगे MSc या फिर मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने डेली MCQ सीरीज स्टार्ट करी है, जो कि Day 1 यानी 1st ऑफ एवरी मंथ से 30th ऑफ एवरी मंथ तक होगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मिनट्स एवरी डे आपको देंगे। हमने एक टेबल और शेड्यूल बना दिया है जो कि हमने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पोस्ट यानी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल्स में भी और हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी हमने अपडेट कर दिया है, जिस टेबल के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ के आओ और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस देंगे। ये जो है एक पेड MCQ टेस्ट सीरीज़ है जिसका चार्ज हमने बहुत कम रखा है, जो कि है ₹5 पर टेस्ट। तो ₹5 कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो अपने पेपर्स के रिगार्डिंग या फिर आगे कॉम्पिटिटिव पेपर के रिगार्डिंग, और आप चाहते हो कि आप हमेशा उन चीज़ों को रिमाइंड करते रहो, तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करना बहुत ईजी है। हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ, हमने वो उस लिंक को पिन कर रखा है जहाँ से आप हमारे गूगल फॉर्म्स को भर सकते हो, और गूगल फॉर्म में भरने के बाद आप एक स्मॉल पेमेंट करो ₹5 का, और आप जैसे उसको पे करोगे आपको वो लिंक भेज दी जाएगी टेस्ट की, और आपको साथ साथ पासवर्ड दे दिया जाएगा जिससे आप आराम से टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।